गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ओके, अब कमेंट आने हुए शुरू। विक्की, विप्लव, विजय, अंकुर, सभी को नमस्कार। देख पा रहे हैं भाई से मुझे? आज आपकी मैं क्लास ले रहा हूँ कैरेविल के स्टूडियो से, और आज आप ग्रीन बैकग्राउंड में चलेगी। यहाँ पे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड किया तो व्हाइट शर्ट पहन रखी है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो इसमें आज हम क्लास लेंगे। ये प्रॉपर स्टूडियो कैरेविल का ही है। ऑफलाइन क्लास लेने आया था, हमने कहा कि ऑनलाइन भी यहीं से ले लेते हैं। विजय, कृष्णा, मिथिलेश, मिथिलेश जी नमस्कार। डेली आया करो क्लास में। अच्छा, कल जब मैं आपकी क्लास खत्म की तो एक बच्चे का कमेंट आ रखा था कि सर वेव वाले चैप्टर की पीडीएफ नहीं डली, तो फिर वो उस समय मैंने क्लास कट कर दी थी, लेकिन कमेंट उसका आ गया था बच्चे का, तो मैंने फिर वो जो जो आपको मैंने वेव के क्वेश्चन कराए हैं बीच बीच में, उनकी एक साथ इकट्ठी पीडीएफ मैंने बोल दिया था डालने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पीडीएफ मिल गई होगी। नोट सेक्शन में जाना, तो 35 क्वेश्चन की जो वेव वाली जो पीडीएफ है वो आपको अलग से मिल गई होगी। ठीक है अजय शाह, ठीक है शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एक यहाँ पे देखते हैं, ध्यान समझना। इस बच्चे यहाँ पे ये एक हमारा ये प्लेन मिरर है, ठीक। और इस प्लेन मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने मान लो कि मैं खड़ा हूं, और मैंने इसकी तरफ को v स्पीड से चलना शुरू कर दिया। अगर मैं किसी मिरर की तरफ को v स्पीड से चलना शुरू कर दूंगा, ठीक है, तो इससे देखो क्या फर्क पड़ेगा। ये बच्चे कह रहा है बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है। भैया देखो नोटिफिकेशन में क्या है, ये मैं बताऊं तुम्हें कि सिलेबस क्या है? इतना तुम खुद से सर्च नहीं कर सकते हो? अब बच्चे बड़े ध्यान समझना। अगर मेरे सामने एक मिरर है, सामने दर्पण लगा है, अगर मैं इसकी तरफ को बेटा 2 कदम रखूं, 2 कदम, तो मेरी इमेज भी, मेरा प्रतिबिंब भी मेरी तरफ को 2 ही कदम रखेगा। अगर मैं इस मिरर की तरफ v स्पीड से चलना शुरू कर दूं, तो मेरी जो इमेज है, मेरा जो प्रतिबिंब है, वो भी v स्पीड से चलना शुरू कर देगा। लेकिन किंतु परंतु, पूरी बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस तरफ को भाग रहा हूं 50 की स्पीड से, हमने पहले भी जिक्र किया था इसका, और मेरे साथ में इधर को भाग रहे हैं अतुल 40 की स्पीड से, तो अगर मैं 50 की स्पीड से भाग रहा हूं और अतुल सेम डायरेक्शन में 40 की स्पीड से भागे, और मैं अतुल से पूछ लूं कि अतुल भाई मेरी स्पीड कितनी है, अतुल कहेगा गुरुजी आपकी स्पीड तो 10 है। मैं कहूंगा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो 50 से भाग रहा हूं। तो अतुल कहेगा सर आप 50 से भाग रहे हैं, 40 से मैं भी तो भाग रहा हूं, तो 50 में 40 कवर कर ली, मेरे लिए आपकी स्पीड मात्र 10 है। ऐसे ही अगर हम अपोजिट में भाग रहे होंगे तो अतुल को मेरी स्पीड लगेगी 90-90। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, जो सेम डायरेक्शन में घटते हुए लगती है और अपोजिट में जुड़ते हुए लगती है। तो वही काम यहां पर है। अगर मैं इस प्लेन मिरर, इस समतल दर्पण की तरफ को v स्पीड से भागूंगा, तो मेरी जो इमेज मेरी तरफ को भागेगी वो चलती तो v स्पीड से ही है, लेकिन मुझे उसकी स्पीड क्या लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है कि स्पीड लगते जुड़ते हुए, तो मुझे इसकी स्पीड दिखेगी 2v। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक लड़का मिरर की तरफ, दर्पण की तरफ v स्पीड से भाग रहा है, तो इमेज की स्पीड बताओ मिरर के रेस्पेक्ट में, दर्पण के सापेक्ष, तो v ही बताएंगे। भाई मिरर तो रुका हुआ है ना, आप v से भाग रहे हैं, इमेज भी v से भाग रही है, तो मिरर को क्या लगेगा, अच्छा ये आदमी v से भाग रहा है, ये भी v से भाग रहा है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में, दर्पण के सापेक्ष तो आपको अपनी स्पीड v ही लगेगी, इमेज की स्पीड। लेकिन आपको अपनी इमेज क्या लगेगी, v प्लस v 2v। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं किसी दर्पण की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से चलता हूं, तो मेरे प्रतिबिंब की स्पीड बताओ मेरे रेस्पेक्ट में, तो आप बताएंगे सर आप 2 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में मिरर की स्पीड होगी 2 और 2 4, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं 2 की स्पीड से, मिरर भी मूव कर रहा है, तो दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो जुड़ के आ जाएगा 2 और 2 4। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लूं कि मैं दर्पण की तरफ भाग रहा हूं, मिरर की तरफ भाग रहा हूं 2 की स्पीड से, तो मेरी इमेज की स्पीड क्या होगी मिरर के रेस्पेक्ट में, दर्पण के सापेक्ष तो हम 2 ही बताएंगे। वो पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना है कि उसने जो स्पीड पूछी है वो मिरर के रेस्पेक्ट में पूछी है या जो व्यक्ति भाग रहा है उसके रेस्पेक्ट में पूछी है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम 2c, 2c, सॉरी 2c लिख रहा हूं, यहां पे लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स
if an object moves towards a if an object moves towards a plane mirror with a speed v comma the relative speed of image will be v with respect to mirror and 2v with respect to ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखेंगे, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, तो प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष v, तो प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष v, जबकि यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना शुरू कर दे तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल v, जबकि वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी, भाई मिथिलेश से भी बोला तो तुम्हें कम सुनता है क्या? बिहार द्रोह का सिलेबस क्या है सर? क्या बताऊं मैं क्या सिलेबस है? अपना जाओ नोटिफिकेशन में चेक करो क्या सिलेबस है, या गूगल कर लो, पता चल जाएगा आपको। कह रहा जी बिहार द्रोह का क्या सिलेबस है। तो अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलेगी तो प्रतिबिंब की चाल आपको ध्यान से पढ़ना है पेपर में, कि जो प्रतिबिंब की चाल है अगर वो दर्पण के सापेक्ष पूछेगा तो v ही बतानी है, अगर वस्तु के सापेक्ष व्यक्ति के सापेक्ष बतानी है तो 2v बतानी है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ रहे हो? अभी पता चलेगा मुझे। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से बताना। क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कोई लड़का दर्पण की तरफ मिरर की तरफ 3.5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे, 3.5 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे कोई लड़का मिरर की तरफ, तो इसकी जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है, उसकी स्पीड क्या होगी मिरर के रेस्पेक्ट में, दर्पण के सापेक्ष में, ये आपको बताना है। बताओ। शाह कह रहे थे प्लेन मिरर में कंप्लीट इमेज देखने के लिए डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नजदीक हो दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिरर कम से कम आधी लंबाई का होना चाहिए, नजदीक है दूर है उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो मिरर चिपकाना कैसे है वो मैं आपको बता चुका हूं, उसका तरीका है कि लगाने का, अगर आपने उस तरीके से लगाया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर दो। सहाने का आंसर हमें दिया, धर्मेंद्र, कामनी, सत्यम का ठीक है, कृष्ण का गलत है, रणवीर का भी सही है, कपिल का, धर्मेंद्र का, सबका ठीक है, एक बच्चा गलत है पूरी क्लास में, सनाया का, कपिल का, बहुत बढ़िया। देखो भाई आपसे, भाई कृष्ण भाई पूरी क्लास में अकेला तू गलत कर रहा है तो कितनी बेइज्जती की बात है। अगर आप मिरर की तरफ 3.5 की स्पीड से चल रहे हैं तो बेटा मिरर तो रुका हुआ है, तो अगर आप मिरर की तरफ 3.5 की स्पीड चल रहे हैं तो इमेज की जो स्पीड है, प्रतिबिंब की जो स्पीड है, वो मिरर के रेस्पेक्ट में दर्पण के सापेक्ष पूछा मैंने तो 3.5 ही होगी। अगर मैं आपसे कहता कि लड़का 3.5 की स्पीड से भाग रहा है 3.5 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज की स्पीड बताओ इस लड़के के रेस्पेक्ट में, इस व्यक्ति के सापेक्ष, तो फिर आपको 7 बतानी थी। तो अभी तो लिखवाया मैंने आपको ये बात थोड़ी देर पहले। एक बच्चा कह रहा है 12.5 दिया है बुक में, अरे बेटा वो अलग चीज है। वो ये है कि अगर आपको मिरर में अपनी इमेज साफ साफ देखनी है, पूरी अगर आपको देखनी पूरी के लिए आप आगे खड़े हो पीछे खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपने मिरर है आपके पास, साथ मैंने आपकी क्लास में क्वेश्चन पूछा भी हुई है कि आपके सामने प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में आपको अपनी इमेज साफ साफ देखनी है, क्लियर देखनी है, तो आप मिरर से कम कितना दूर हो क्लियर इमेज देखने के लिए, साफ साफ। तो आप एक चीज बताओ, ये मार्कर अगर मुझे साफ साफ देखना है, ये नजदीक हो चाहे दूर हो मुझे साफ दिखेगा, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर तो होना ही चाहिए।
अगर ये 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हुआ, 25 से कम पर, तो मुझे साफ नहीं दिखेगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना कि कोई भी वस्तु कम से कम मेरी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर तो होनी चाहिए, तभी मैं उसे साफ साफ देख पाऊंगा। अब एक चीज समझो, अगर आप किसी आपको अपनी इमेज अगर मिरर में साफ साफ देखनी है, तो आपको उससे कम से कम 12.5 सेंटीमीटर दूर तो खड़ा होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, अगर आप मिरर से 12.5 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, तो आपकी इमेज कितना पीछे बनेगी? 12.5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। तो आपकी आंख से आपकी इमेज की दूरी क्या बन गई? 25 सेंटीमीटर बन गई। तो आपको अपनी इमेज साफ साफ देखने के लिए आपको 25 की जगह 12.5 सेंटीमीटर होगा मिरर वाले केस में। नॉर्मली अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो वो चीज आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, अगर आपको उसे साफ साफ देखना है, क्लियर देखना है। लेकिन प्लेन मिरर में वैल्यू 12.5 से इसलिए काम चल जाता है कि मिरर के अगर आप 12.5 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं, तो जो इमेज आपको देखनी है वो 12.5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, तो इमेज आपकी आंख से ऑटोमेटिकली 25 सेंटीमीटर दूर हो ही गई है। समझ रहे हो बात को? तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप प्लेन मिरर में अपना इमेज साफ साफ देखना चाहते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं, वो पूरा देख रहे हैं आधा देख रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मान लो मुझे केवल चेहरा चेहरा भी देखना है साफ साफ, अगर प्लेन मिरर में मुझे अपना चेहरा क्लियरली देखना है, तो मुझे अपना चेहरा 12.5 सेंटीमीटर दूर तो रखना ही पड़ेगा, ताकि इमेज 12.5 सेंटीमीटर पीछे बने, तो दोनों के बीच की दूरी 25 हो जाए। ठीक है। इस जगह फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस है? जब हम पढ़ेंगे कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा तुल। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर दिया नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे। अब यहाँ पे एक बेटा क्वेश्चन आते हैं, 2-3 ये आप डायरेक्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मेरे पास में 2 प्लेन मिरर हैं, और ये दोनों प्लेन मिरर जो हैं ये मान लो 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अगर 2 प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर हों, परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के लंबवत हों, देखो प्रॉपर्टी क्या बनती है। आपने बेटा यहाँ पे एक प्रकाश की किरण डाली, जो आके प्रकाश की किरण टकराएगी उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये आप जान चुके हैं। जैसे लाइट इसके ऊपर टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इस पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारी बन गई बेटा रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इस वाले मिरर के लिए देखो, इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस वाले दर्पण के लिए इस पे तो ये आके टकराई, इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट हो जाएगी, आपतित हो जाएगी है। इस वाले मिरर पर जो आके टकराई वो इंसिडेंट रे, जो टकरा के चली गई वो रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर इस वाले मिरर की बात करें तो इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट है एक तरीके से ये। अच्छा, यहां पर टकराएगी और टकरा के भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो फाइनली रे बाहर निकलेगी, जो 2 मिरर पर टकराने के बाद जो रे फाइनली बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं इमरजेंट रे, उसे हम कहते हैं निर्गत किरण। ये हमारी कहलाती है निर्गत किरण। अगर आपने यहाँ पे एक चीज देखी हो, आपको स्पष्ट दिख रही होगी साफ साफ, कि अगर 2 मिरर 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे आई, जो आई और जो फाइनली बाहर निकली, जिसे हम इमरजेंट रे, निर्गत किरण कह रहे हैं, अगर आप इन दोनों को देखें, ये एक दूसरे के पैरेलल समांतर दिख रही होंगी आपको। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि 2 मिरर किस एंगल पर रखे जाएं कि आने वाली रे और फाइनली जो बाहर निकलेगी इमरजेंट रे, ये एक दूसरे के समांतर बाहर निकले, एक दूसरे के पैरेलल हों। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समांतर होंगी, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। इंसिडेंट रे इधर को आ रही होगी, ये रिफ्लेक्टेड है, इमरजेंट रे बाहर को निकल रही होगी। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल बने, समांतर बने। ऐसा कब होगा? अगर 2 मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम इफ angle between if angle between two mirrors is 90 degree, comma the emergent ray if angle between two mirrors is 90 degree, comma the emergent ray emerge parallel to इंसिडेंट रे। हिंदी में लिखेंगे, यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो निर्गत किरण
कोमा, तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर, आपतित किरण के समांतर निकलती है, आपतित किरण के समांतर निकलती है। बात समझ में आ रही है सभी को ये, कि अगर दो मिरर जो हैं, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, यानी कि पेपर में 90 डिग्री का परपेंडिकुलर भी कह सकता है, कि दो दर्पण परपेंडिकुलर हैं, या लंबवत भी कह सकता है हिंदी में, या सीधे सीधे 90 डिग्री भी कह सकता है। अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो जो इमर्जेंट रे होगी, जो निर्गत किरण होगी, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलेगी। ठीक है, यानी कि जो आने वाली है और फाइनली जो बाहर जाने वाली है, वो एक दूसरे के समांतर दिखेंगी। ये आप ये फोटो बना लो ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, अब इसमें एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम और याद रखेंगे उसे देखना। सॉरी, देखो, अगर बेटा दो मिरर जो हैं, अगर ये एक दूसरे 60 डिग्री के एंगल पर हो, तो यहाँ देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ क्या बनती है। मान लो कि दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पर हैं ये। अच्छा, व्हाइट वाला हिस्सा, व्हाइट वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस पे, क्योंकि मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ इसे। ग्रीन वाला है ना, एक बार बताना व्हाइट वाला सही है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बनती है, उसे ध्यान समझेंगे सभी। अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पर हैं, तब किसी भी एक मिरर के पैरेलल, जिसका मन करे इसके पैरेलल ले लो या इस वाले के। मान लो कि मेरा मिरर जो है ये M1 है और ये मेरा मिरर है M2, तो जिसके भी आपको मन करे, जिसका भी मन कर जाए। नहीं दिख रहा साफ? चलो मैं ब्लैक का यूज कर लूंगा फिर। तो मैं दो तीन पेन चला देता हूँ, यहाँ पे बताओ कौन सा ज्यादा साफ दिख रहा है। एक हमारे पास है येलो, एक हमारे पास है ब्लैक, तो बताना कौन कौन से साफ है जिसका हम यूज कर सकते हैं। एक है रेड, एक है ब्लू, एक है हमारे पास व्हाइट। तो किसका यूज किया जाए? व्हाइट सही नहीं है, चलो व्हाइट नहीं करेंगे। हाँ रणवीर, मैंने बताया था आज हम कैरेविल स्टूडियो से ले रहा हूँ लाइव क्लास। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या ना, ब्लैक वाला मैं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ ज्यादा ही अच्छे कैमरे लगे हुए हैं महंगे वाले, तो पूरा का पूरा ज्यादा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, पूरा पूरा स्टूडियो दिखेगा इसके अंदर आपको, तो सब मजा नहीं आएगा ना। पूरा आपको दिखेगा, यहाँ पे चेयर रखी है, यहाँ पे कंप्यूटर रखा है, यहाँ पे एक चेयर और है, पीछे कैमरा भी, सबका रिफ्लेक्शन दिखेगा उसके अंदर। अभी तो मेरी व्हाइट शर्ट है तो इसलिए दिख रहा है, अगर व्हाइट शर्ट नहीं पहन के आता तो शायद अभी ये ग्रीन में इतना भी ना दिखता। रेड, ब्लैक, ब्लू, ठीक है। चलो इन तीनों का यूज कर लेंगे हम आगे से। मुझे भी दिख रहा है वैसे यहाँ पे तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। ओके, अब देखो, अब मैंने क्या किया, किसी भी एक मिरर के मैं पैरेलल रे ले रहा हूं। देखो मैंने M1 के पैरेलल एक रे डाली, यहाँ पे M1 के पैरेलल एक रे डाल दी, ये बेटा इस पे जाकर टकराई, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे। अभी टकराई, अब बेटा इसमें टकराने के बाद में क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी इस वाले मिरर से, ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक इससे रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट जो होगी वो जो फाइनली बाहर निकलेगी, जो फाइनली बाहर निकलेगी उसे बेटा हम क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। ER लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में, क्योंकि आप पता चल गया इमरजेंट रे कहते हैं। अब मैं देखो यहाँ पर कितना खूबसूरत बात हुई, ये M1 मिरर के पैरेलल आपने प्रकाश की किरण छोड़ी, इंसिडेंट रे ये छोड़ी, ये टकराई, ये फाइनली बाहर निकली। लेकिन जो बेटा जो फाइनली बाहर निकली, जिसे हम कह रहे हैं निर्गत किरण, जिसे हम कह रहे हैं इमरजेंट रे, अगर आप ये देखें, ये इस दूसरे वाले मिरर के पैरेलल है। यानी आप एक मिरर के रे पैरेलल छोड़ रहे हैं, लेकिन जो फाइनली बाहर निकल रही है तो दूसरे वाले के पैरेलल निकल रही है। यानी पैरेलल छोड़ी तो थी M1 के, लेकिन जब फाइनली बाहर निकली तो M2 के पैरेलल निकली। तो पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि दो मिरर किस एंगल पर, किस कोण पर रखे जाएं कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण एक दर्पण के समांतर हो, और इमरजेंट रे जो निकले, जो फाइनली बाहर निकले, वो दूसरे के पैरेलल निकले, तो दो मिरर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे 60 डिग्री। तो अगर दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो यहां पे एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या बनती है, कि अगर रे एक के पैरेलल है, एक मिरर के पैरेलल अगर आपने रे छोड़ दी, तो जब वो फाइनली बाहर निकलेगी तो दूसरे के पैरेलल निकलेगी। आप दोबारा देखो, ये इंसिडेंट रे जो है, ये वाली काले वाली लाइन, ये इस M1 मिरर के पैरेलल है, यहां टकराई और ये फाइनली बाहर निकली। जब फाइनली बाहर निकली तो किसके बाहर निकल रही है, M2 के। तो यहां पे लिखेंगे if 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 angle between if angle between if angle between
two mirrors, if angle between two mirrors is 60 degree, comma, if angle between two mirrors is 60 degree, comma, the incident ray is parallel to one of the mirrors, then emergent ray will be parallel to another mirror. हिंदी में लिखेंगे, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो और आपतित किरण किसी एक दर्पण के समांतर हो, और आपतित किरण किसी एक दर्पण के समांतर हो, और आपतित किरण किसी एक दर्पण के समांतर हो, तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर होगी, तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर होगी। एक बात समझ में आई सभी को कि हमने क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में कि दो मिरर किस एंगल पर होने चाहिए कि इंसिडेंट रे आपतित किरण एक मिरर के पैरेलल है और इमर्जेंट रे दूसरे के पैरेलल है, निर्गत किरण फाइनली बाहर निकलने वाली दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होना चाहिए 60 डिग्री। लवी कह रही है कि कैसे आया ये, इस वक्त आप प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इसके लिए आपको फिर यूज करना पड़ेगा थोड़ा ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री फिर आपको आनी चाहिए, या आप ऐसे समझो, इसे कुछ ऐसे अगर आपको मन कर रहा है करने का, ये मान लो कि बेटा मैंने एंगल मान लिया कि अल्फा एंगल है। अभी मुझे नहीं पता कि दो मिरर के बीच में क्या एंगल है, कि अगर रे एक के पैरेलल है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दूसरे के पैरेलल, एंगल मैं नहीं जानता, तो मैंने इसे मान लिया अल्फा। और आपको पता होना चाहिए कि देखो ये ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है, ये लाइन और ये लाइन ये आपस में पैरेलल दिख रही है। हमने ये तो कहा कि इमर्जेंट रे फाइनली दूसरे के पैरेलल निकले, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा अल्फा। अगर ये अल्फा है, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, ये भी कितना होगा अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको पता है कि ये जो बच्चे रे आई, आपको पता है कि जैसे हमारे पास ये एंगल आई होता है, ये आर, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। जो ये वाला एंगल है और ये होते हैं ग्लांसिंग एंगल बराबर, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। और आपको पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों कोण होते हैं किसी त्रिभुज के, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो 3 अल्फा हो जाएगा 180 यानी कि 380। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो हम सभी को पता है ना कि ट्रायंगल के जो तीनों कोण होते हैं उन सबका सम होता है 180, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो आप प्रूफ रूप में ध्यान मत दो इसमें, सीधे बस याद कर लो ये कि दो मिरर जो हैं वो किस एंगल पर रखे जाएं, दो मिरर किस एंगल पर रखे जाएं कि इंसिडेंट रे जो है एक के पैरेलल है और इमर्जेंट रे दूसरे के पैरेलल निकले। ठीक, चलो तो ये दो आपको ये पॉइंट याद करने थे मिरर से जुड़े हुए। अब मिरर में हमने प्लेन मिरर में बहुत सारे पॉइंट याद कर लिए कि प्लेन मिरर का फोकस इन्फिनिटी पे होता है, अनंत पे। प्लेन मिरर की रेडियस भी इन्फानाइट होती है, प्लेन मिरर की पावर 0 होती है, प्लेन मिरर जो है उसकी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता +1 होती है। जितना आगे खड़े हैं इमेज उतना पीछे बनेगी, जितने ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। पूरी इमेज देखने के लिए हाइट जो है वो क्या होनी चाहिए, मिरर की लंबाई होनी चाहिए आपकी लंबाई की आधी। और एक जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा आज कि साफ साफ अगर इमेज देखनी है तो मिरर से आपको 12.5 सेंटीमीटर दूर तो खड़ा ही होना पड़ेगा कम से कम, अगर साफ साफ इमेज देखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा कि दो मिरर 90 डिग्री पे है तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है, 60 डिग्री वाली याद रखनी है। ठीक, इसके अलावा हमने पढ़ा कि मिरर घुमाने पर क्या होगा और एंगल ऑफ डेविएशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे मिरर के अंदर इमेज कितने, अगर दो मिरर कुछ एंगल पर रखे हो तो कितनी इमेज बनेगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास में ये दो मिरर हैं और ये दोनों मिरर 90 डिग्री के एंगल पर 90 यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर दो दर्पण परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री के एंगल पे हो और आप उनके बीच में खड़े हो जाओ
तो बताओ आपकी कुल कितनी इमेज दिखेंगी? अगर दो मिरर परपेंडिकुलर हैं और आप उनके बीच में खड़े हैं तो कुल कितनी इमेज बनेगी आपको बताना है। देखते हैं कौन बताएगा, किसने पढ़ाई पढ़ाई कर रखी है आज तक। हम्म। सबसे पहला आंसर आया निशिका, अजय, शाह, अंकुर, पल्लवी, रणवीर। रणवीर तुम्हारा गलत है बेटा, अभी तक जितनों का मैंने नाम लिया बाकी सबका ठीक था। सत्यम का सही है, लक्ष्मी का गलत है, अनुराधा का भी गलत है, रत्ना का महागलत। एक होता गलत, एक होता महागलत। मैं इसी आंसर की वेट कर रहा था जो रत्ना ने बताया, जिनका मैंने महागलत बताया। देखो कृष्णा तुम्हारा बेटा गलत है। अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो आपकी कुल इमेज बनेगी 3। देखो ये बेटा आपको दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे, एक इमेज बनेगी इस वाले मिरर की वजह से, इस वाले दर्पण की वजह से। आप इसके जितना आगे खड़े हैं इमेज बनेगी उतना ही पीछे, तो एक इमेज तो ये हो गई। एक बनेगी इस वाले मिरर की वजह से, जितना आगे खड़े हैं इमेज बनेगी उतना ही पीछे, 2। एक बेटा जहां पे दोनों मिरर मिल रहे हैं ना, एक इमेज बनेगी ठीक उतना ही पीछे, कितनी हो गई 3। तो एक इमेज ये, एक ये, एक ये, 3 इमेज बनेगी। ये तो आप खुद खड़े ही है, तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी 3। या आप इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो जहां पे मिरर मिल रहे हैं उसे सेंटर मान लो, और सेंटर मान के एक सर्कल खींच लो। सेंटर मान के आप एक सर्कल, एक वृत्त खींच लो, बस हो गया हमारा काम। अब यहां देखना, अगर आपने सेंटर इसे लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया तो दो मिरर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो सर्कल टोटल एंगल बनाता है 360 डिग्री का। तो 90 90 के 4 हिस्से बन सकते हैं, एक हिस्सा तो यही 90 का, एक 90 का ये हो गया, एक 90 का ये, एक ये, यानी कि एक इमेज बनेगी इस वाले हिस्से में, एक बनेगी इसमें और एक बनेगी इसमें। लेकिन पेपर में कंफ्यूजन पैदा होगा ऐसे अगर हम करेंगे ना, सेंटर लेके सर्कल खींचा, 60 डिग्री का एंगल है तो 360 को हम 60 में भाग करेंगे, 6 हिस्से बनेंगे, एक हिस्से में आप खुद खड़े 5 इमेज बनेगी। तो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उससे आप ज्यादा बड़े याद रख पाएंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस प्रतिबिंबों की संख्या। तो नंबर ऑफ इमेजेस का बच्चा फॉर्मूला होता है, इसे लिखते हैं हम एन से। ये फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा। या थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण, दो दर्पणों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण। अब हमारा काम हो गया। अब पेपर में जैसे आपको एंगल दिया उसने, जैसे एग्जांपल नंबर 1, अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि दो मिरर अगर 90 डिग्री के एंगल पर हो तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी, तो हम निकाल लेंगे 360। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस 1, 90 से भाग करेंगे तो 4 माइनस 1, आंसर कितना आया 3। तो ऐसे आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि वैल्यू पुट करो आंसर मिल जाएगा। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं कि दो मिरर जो हैं ये 60 डिग्री के एंगल पर हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, n इजकल टू 360, थीटा की वैल्यू है 60 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना आएगा आंसर 5। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे इस बार, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल खड़े हों, समांतर, बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के, पैरेलल समानांतर, जैसे कि एक मिरर मान लो कि सामने वाली दीवार पे लगाए मेरे, और एक इधर वाली दीवार पे, मेरे ठीक पीछे वाली दीवार पे। अगर दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल समांतर खड़े हैं और आप उनके बीच में जाके खड़े हो जाओ तो कुल कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? नैना, सान्या, कृष्णा, रत्ना, लक्ष्मी, सब सब इसका आंसर दो। सबसे पहला आंसर आया हमारे पास पल्लवी का, रणवीर का,
अजय, इस बार ने भी ठीक है बेटा, तुम्हारा आंसर बिल्कुल बढ़िया। रत्न, इस बार आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। समझ गए जो आपने आंसर दिया था वो किस क्वेश्चन का आंसर था वो? देखो ये क्वेश्चन ना ज्यादा आता है पेपर में, कि अगर दो मिरर आमने सामने की दीवार पर हैं, अपोजिट वॉल पर हैं, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल खड़े हैं, अपोजिट वॉल्स पर हैं दो मिरर, क्या बोल देगा, पैरेलल मिरर, तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी? जैसे ऋषि ने गलत कर दिया है। आप एक चीज समझो, अगर दो मिरर बिल्कुल पैरेलल हैं तो कितनी इमेज बनेगी बेटा? अगर दो लाइनें बिल्कुल पैरेलल हो, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। भाई अगर दो लाइनें ऐसे हैं तो 90 डिग्री का एंगल है, ये 75 है, 60 है, 45। अगर अब मैं ऐसे करते करते दोनों को बिल्कुल पैरेलल कर दूं, तो पैरेलल लाइनों को आप मिलाओगे तो इनके ये तो आपस में कुछ चिपक जाएंगी। जब पेपर में आपसे पैरेलल रेज कह दे, पैरेलल मिरर कह दे, पैरेलल लाइनें कह दें, तो इसका मतलब है प्रशांत कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर एंगल 0 डिग्री है, नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। 360, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट, अनंत। तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट इमेज। ये अनंत का सिंबल है। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है, प्रीवियस ईयर देकर रट्टा मार लेते हैं, ऐसे रत्ना ने किया थोड़ी देर पहले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि दो मिरर अगर आमने सामने की दीवारों पर बिल्कुल पैरेलल समांतर हैं तो कुल कितनी इमेज बनेगी, तो इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इनफाइनाइट बताओ। अगर दो मिरर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे तो आंसर कुछ और है, दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे तो आंसर कुछ और है। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन, यानी कि अपने मन से बार बार एक ही आंसर बता जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा पेच आ गया। अब मैं आपको थोड़ा चीज बताता हूँ डिटेल में। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर वस्तु दो मिरर के बीच में बिल्कुल सिमेट्रिक रखी है, बिल्कुल समरूप है। देखो सिमेट्रिक केस के लिए वैलिड है फॉर्मूला। सिमेट्रिक केस का मतलब यह है, मान लो कि दो मिरर हैं थीटा एंगल पर, तो आप इनका बेटा एंगल बाइसेक्टर करो, कोण दुभाजक। एंगल बाइसेक्टर किया आपने। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि जितना एंगल नीचे होगा उतना ही एंगल ऊपर भी होना चाहिए। ठीक, एंगल बाइसेक्टर आपने कर दिया, जितना एंगल नीचे उतना ही एंगल ऊपर। तो अगर आपका बच्चे ऑब्जेक्ट जो है, आपकी जो वस्तु है, अगर वो इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर है, यानी ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है जितना एंगल उससे ऊपर बन रहा है उतना एंगल अगर उससे नीचे बन रहा है, तो तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो मान लो किसी एक मिरर के नजदीक, यहाँ पे एंगल कम है और यहाँ पे एंगल ज्यादा, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है सिमेट्रिक केस के लिए। सिमेट्रिक केस में ही आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, समरूपता के केस में। दूसरा, अगर सिमेट्री है, समरूपता है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व करने के बाद आपका आंसर इवन नंबर आए, सम संख्या आए, चाहे ओड नंबर आए, विषम संख्या आए, दोनों ठीक है। अगर वो पेपर में कह दे कि वस्तु दो मिरर के बीच में सिमेट्रिक रखी हुई है या एंगल बाइसेक्टर कोण दुभाजक पर रखी है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि जितना एंगल नीचे होगा उतना ऊपर, यानी कि सिमेट्री बनेगी, बिल्कुल सिमेट्रिक माहौल। तो अगर आपसे पेपर में सिमेट्रिक केस का जिक्र करेगा तो ये फॉर्मूला आपका है 360/θ-1। इसमें वैल्यू पुट करो, जो भी आपका आंसर आ जाए, सम संख्या विषम संख्या वही ठीक। लेकिन अगर बच्चे एसिमेट्रिक केस हो, एसिमेट्री हो, अगर असमरूपता हो, तो फिर आपका फॉर्मूला 360/θ भी सही है और 360/θ-1 भी सही है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। एक से अगर आंसर 4 आ रहा तो एक से 3 आएगा, एक फॉर्मूले से एक से 11 आ रहा तो एक से 10 आएगा। देखो एसिमेट्रिक केस में आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे पहले वाला 360/θ। आपने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद अगर आपको ओड नंबर मिला, विषम संख्या, बस वही आपका आंसर है। एसिमेट्रिक केस में हमेशा नंबर ऑफ इमेज आती है ओड नंबर, विषम संख्या। अगर इवन नंबर आ जाए, 360/θ आपने सोल्व किया, मान लो आ गया 8, सम संख्या आ गई, तो उसमें से एक घटा के उसका ओड बना लेंगे। यानी एसिमेट्रिक केस में हमेशा हमारा आंसर विषम संख्या होगा। अब विषम संख्या कौन से वाला फॉर्मूले से मिल रही है आपको चेक करना है। तो पहले आप इसे अप्लाई करो, 360/θ आपने सोल्व किया, आ गया आपका मान लो कि 3, बस वही आंसर है, एक घटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आ गया 4, तो फिर एक घटा के 3 बताएंगे आंसर। तो जबकि सिमेट्रिक केस में इवन ओड आपको सोचना ही नहीं है। सिमेट्रिक केस में तो आप सीधे आंख बंद करके वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी सोल्व करके आया वही आंसर। लेकिन एसिमेट्रिक में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस वाले से आंसर आएगा कि इस वाले से आएगा। जैसे
दो तीन एग्जांपल लेते हैं, आप ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि दो मिरर जो हैं वो 40 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, और एसिमेट्रिक केस है, यानी कि वस्तु जो है एक मिरर के नजदीक है मान लो और एक से दूर है, असमरूपता है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेंगी? सोच के आंसर देंगे जितना भी तक आपको बताया गया उसके आधार पर। हम्म रत्ना, रणवीर, सत्यम, कामिनी, लक्ष्मी, विप्लव, स्नाया, आशु, ऋषि, अजय, विनीत, पल्लवी, कृष्ण, कृष्ण। चलो सबका ठीक लग रहा है। देखो इसने कहा बेटा एसिमेट्रिक केस है, तो एसिमेट्रिक केस हम पहले लगाएंगे 360 बाई थीटा। 360 थीटा की वैल्यू कितनी है 40, सोल का कितना है 9, 9 तो ओड नंबर है, बस यही आंसर है। अब 9 माइनस 1 8 नहीं करना। अगर मैं इसमें ये बोल देता आपसे कि दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं, नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी, एसिमेट्रिक केस है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी? आप क्या करते, पहले आप लगाते 360 बाई थीटा, कितना आता आपका 6, तो 6 तो इवन नंबर है, तो अब आप क्या करते, एक घटा देते, आपका आंसर क्या बनता 5, तो 5 आपका आंसर आएगा। देखो जब 60 डिग्री का एंगल था तो सिमेट्रिक केस में भी आंसर 5 ही आया था, क्योंकि वहां तो एक ही फॉर्मूला है, वहां तो सीधा यही लगाना है। लेकिन एसिमेट्रिक केस में भी आंसर हमारा कितना आया 5 आया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि दो मिरर जो है वो 40 डिग्री के एंगल पे हैं, नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी सिमेट्रिक केस में, समरूपता के केस में, तो आप बोलेंगे सर समरूपता आ गया, फिर तो हमें कुछ फालतू का टेंशन लेनी ही नहीं है, फिर तो हम सीधे क्या करेंगे, एक ही तो फॉर्मूला है सिमेट्रिक वाले केस में, चाहे इवन आए चाहे ओड आए, इसमें तो एक ही फॉर्मूला है 360 बाई 40 माइनस 1, तो 9 में से एक गया तो आंसर कितना आ गया हमारा 8, इस बार हमारा आंसर 8 आया। तो यहाँ पे 40 पे था, एसिमेट्रिक केस में 9 था, यहाँ पे क्या हमारा आंसर 8, यानी सिमेट्रिक केस में एक आंसर कम आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि एक जो इमेज होती है ना, वो आप ये समझो कि वो आधी अधूरी होती है या ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के ऊपर सिमेट्रिक केस में, तो इसलिए यहाँ पे एक इमेज आपको कम मिलेगी। सिमेट्रिक केस में कई बार एसिमेट्रिक केस की अपेक्षा आपको एक प्रतिबिंब कम मिलता है। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पे हम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के उपयोग। प्लेन मिरर का जो यूज है, एक सर अगर मिरर 35 या कोई अलग एंगल पर हो तो एसिमेट्रिक केस हो, उसमें सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, आपके केस में ऐसा आएगा नहीं, ये ना जो आते हैं क्वेश्चन आते हैं ये क्रिस क्रॉस मेथड लगाना पड़ता है, जो आईआईटी वाईआईटी की तैयारी करते हैं ना उस केस में आता है। लेकिन फिर भी मान लो अगर आपके यहाँ पे कोई एंगल दे दिया उसने अलग सा 35 37 39 टाइप का कुछ ऐसे, और आपका आंसर पॉइंटों में आए, पॉइंटों में, तो जैसे मान लो कि आपने सोल्व किया और सोल्व करके आपका आंसर आ रहा है 7.7, तो वहां पे आप आंसर 7 बताएंगे, 8 नहीं बताएंगे। 7.7 का मतलब है कि 7 इमेज पूरी पूरी है, 8वीं आधी अधूरी है। तो नॉर्मली अगर आपके यहाँ पे अगर एंगल अजीब सा आया भी तो वो फिर सिमेट्रिक केस में आएगा, जहां पे आप एक ही फॉर्मूला लगाएंगे 360 बाई थीटा माइनस 1, तो थीटा की वैल्यू आपने पुट की, आपका सोल्व करके आ गया 6.2, तो भी आंसर 6 है, 6.8 आ गया तो भी 6 ही है। लेकिन अभी तक जनरल साइंस में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, वो सिंपली दो मिरर पैरेलल कहता है या परपेंडिकुलर कहता है,
इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछता है, क्योंकि 90 डिग्री वाले केस में अगर आप देखें, सिमेट्रिक वाले केस में भी आंसर 3 ही आएगा भाई। सिमेट्रिक में तो एक ही फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1, तो 360/90 -1 यानी कि 3 आंसर आया। और एसिमेट्रिक केस में भी 90 डिग्री पे क्या होगा, 360 बाई थीटा करेंगे 90, 4 आएगा, 4 इवन नंबर, एक घटा के ओड बना लेंगे। या 60 डिग्री में भी यही होगा कि सिमेट्रिक में भी आंसर 5 आएगा, उसमें भी 5 आएगा। अगर पैरेलल मिरर है तो इन्फानाइट आना ही है, इन्फानाइट में से कुछ घटाओ चाहे नहीं घटाओ तो अनंत ही आएगा। तो इसलिए नॉर्मली जनरल साइंस वाले पेपर होते हैं हमारे, जो बहुत टेक्निकल पेपर नहीं है, आईटी वाईटी वाले नहीं है, इन सब में वो 3-4 ही फिक्स क्वेश्चन है। तो 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर, या 60 डिग्री का एंगल कहेगा, या फिर आपसे कह देगा कि 2 मिरर पैरेलल रखें, समांतर रखे हैं। वो इनसे बचता है, क्योंकि इसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा इमेज फॉर्मेशन सीखनी पड़ेगी, वो ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बहुत सारे अलग अलग मेथड पढ़ाए जाते हैं, उसमें क्रिस क्रॉस मेथड बड़ा फेमस है, अगर किसी बच्चे ने आईआईटी या नेट की तैयारी की हो। या फिर भी मान लो चलो एक अजीब सा एंगल दे दिया 35, 37, 39 वाला, तो फिर वो सिमेट्रिक केस वाला होगा। या पेपर में अगर आपको सिमेट्री या एसिमेट्री ना बताए तो उसे सिमेट्रिक केस ही मानकर चलेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक केस अगर पेपर में नहीं बता रहा वो, तो फिर उसे हम सिमेट्रिक केस मान के चलेंगे। तो सिमेट्रिक केस मान लो 360 बाई थीटा माइनस 1, अब 360 हमने मान लिया, तो इसने एंगल दिया हमें 35 डिग्री का। तो बच्चा कह रहा अगर एंगल 35 डिग्री का हो तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी, तो 35 माइनस 1, इसे आप भाग करेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72, तो आ जाएगा कितना, 7 10 पॉइंट कुछ आ गया मान लो, है ना, ये 7 14 7 10.3 के आसपास आ गया मान लो -1, तो कितना आ गया 9.3। तो नंबर ऑफ इमेज हम 9 बता देंगे, कि 0.3 को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। हेमंत भाई क्या इंग्लिश लिखी, क्या हिंदी लिखी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा है। थोड़ा सा कम से कम जो आप लिख रहे हो ऐसे तो लिखा करो सामने वाला समझ जाए। और तुम मास्टर से उम्मीद करते हो कि तुम्हें वो फिजिक्स भी समझा दे हैं, और खुद से पता नहीं तुमने क्या लिख दिया, MPVRGMP वर्ग 2 साइंस के लिए फायदेमंद है सर। MP VERG क्या लिखा है, VRG2 हो सकता है कि MP में, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म आपने लिखी बड़ी फेमस हो वहां पे, हमें नहीं पता, तो पूरा लिखो एक बार डिटेल में ना, ताकि मुझे पता चले। अच्छा, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का बच्चे एक यूज तो आपको पता ही है, बड़ा सिंपल सा, ड्रेसिंग टेबल में जो आपके घर में लगाया मिरर, वो कौन सा है, प्लेन मिरर है ड्रेसिंग टेबल वाला। या बाथरूम में जो मिरर लगा है जिसके सामने खड़े होकर आप ब्रश करते हैं सुबह सुबह, ये तो सिंपल है, तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। प्लेन मिरर जो पेपर में आता है उस पर आते हैं हम, जो काम का है हमारे। एक बच्चे हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं कैलिडोस्कोप में। कैलिडोस्कोप हिंदी में कई बार तो उसका नाम वो कैलिडोस्कोप ही लिख देता है, या वो बहुरूप दर्शक भी लिखता है इसे, बहुरूप दर्शक। एक है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। अब देखो ये जो कैलिडोस्कोप है और ये पेरिस्कोप है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई इसमें बड़े भारी भरकम से नाम है कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, तो उन्हें लगता है कि इसमें कोई दूसरे मिरर यूज करता होगा, ठीक है। एक कह रहा है MPTGT साइंस, MPTGT का ना एक बार सिलेबस देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे UPTGT में एक तो मैकेनिक्स है, लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 ही है। तो MPTGT का एक बार सिलेबस देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि TGT में ना सारे टॉपिक ही नहीं होते कई बार, तो जो जो टॉपिक हैं वो वाले कर लेना, पूरा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, मैंने कहा कि इनके नाम भारी भरकम से हैं, लेकिन इनमें है प्लेन मिरर। ये होते क्या है, शुरुआत करते हैं हम कैलिडोस्कोप से। ये स्कूलों में बनवाया जाता है, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं ना 5वीं 7वीं क्लास के, उनके यहाँ कई बार वो प्रोजेक्ट के तौर पे बनवाते हैं। जितना बड़ा मेरा मोबाइल है, जितनी लंबाई चौड़ाई का, अब इतने बड़े बड़े 3 मिरर ले लो, इतने बड़े बड़े टुकड़े, एक मिरर ये लिया, एक मिरर ऐसे लगा दिया, और एक ऐसे हट बनाते ना झोपड़ी बचपन में हम, तो 2 मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे, ये लगा के इन पर टेप चिपका लो, ठीक है। अब टेप चिपका दिया आपने, 2 मिरर ऐसे हो गए और एक ऐसे हो गया। अब इधर और इधर बची खाली जगह, तो क्या करेंगे, अब इधर वाले जगह को गत्ता लगा के उसमें एक छेद कर दो ताकि लाइट अंदर घुस सके,
और सीधा करके ना जो इधर जो खाली जगह बची उससे वो डाल दो, रंग बिरंगे पत्थर चूड़ियां तोड़ के, और इधर भी बंद करके छेद कर दो। अब इधर वाले छेद से लाइट अंदर घुसेगी, रंग बिरंगे पत्थरों पे टकराएगी, दर्पण पे टकराएगी, मिरर पे टकरा टकरू के आपकी आंख पे पहुंचेगी, तो बड़ा कलरफुल सा पैटर्न दिखेगा आपको। तो कैलेडोस्कोप जो होता है बच्चों के खेलने का एक यंत्र है, जो 3 प्लेन मिरर समतल दर्पण के सहयोग से बनाया जाता है। इसमें हम 3 प्लेन मिरर लेंगे, 2 मिरर ऐसे लेंगे और एक ऐसे। अगर आप दिमाग में विजुलाइज करेंगे कि 2 मिरर ऐसे हो एक ऐसे हो, नहीं आपने 2 किताब ऐसे रख दी और एक ऐसे रख दी, तो कुछ जगह इधर बच जाएगी और कुछ इधर, तो इधर की जगह बंद करके एक छेद कर देंगे और सीधा करके यहाँ पे कुछ रंगीन पत्थर भर देंगे, चूड़ियां भर देंगे, बंद करके छेद इधर भी कर देंगे, तो अंदर इधर से लाइट घुसेगी, अंदर रंग बिरंगे पत्थरों पे मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर आंख पे पहुंचेगी, तो कलरफुल पैटर्न दिखेगा। बच्चों को बड़ा मजा आता है ऐसा देखने में, धूप में लाइट में देखेंगे बड़ा सुंदर। तो कैलेडोस्कोप क्या है? बच्चों के खेलने का एक यंत्र। ड्रेसिंग टेबल क्या है? अपने सजने संवरने के लिए, देखने के लिए बाल बाल सेट है कि नहीं है उसके लिए। अब आता है पेरिस्कोप, ये हमारे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस्कोप को हम यूज करते हैं जनरली सबमरीन वगैरह पे लगे होते हैं, पनडुब्बी पे। भाई सबमरीन तो पानी के अंदर चल रही है, अब सबमरीन को पानी के बाहर का देखना है, सरफेस के बाहर का देखना है, तो कैसे देखेंगे? इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं अरेंजमेंट दिखाता हूं आपको। इसमें कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ये आप सबमरीन में बैठे हैं, ये आपकी आंख है, तो इस सबमरीन को क्या करेंगे? पनडुब्बी से बाहर निकालेंगे। अब ये इसका एक पार्ट जो होगा वो समुद्र के बाहर आ गया। अब मान लो कि यहाँ पे कोई जहाज चल रहा है, ये अब आपको इस जहाज को देखना है, दुश्मन के जहाज को, ठीक है, इसके बारे में पता करना है। तो अब ये आपकी आंख तो क्या है? सबमरीन के अंदर है, और ये वाला हिस्सा आपने क्या किया? एक हिस्से को आपने पानी से बाहर निकाल दिया। तो इसमें हम करते क्या है, 2 प्लेन मिरर लेते हैं, 2 समतल दर्पण लेते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल खड़े कर देते हैं उन्हें, पैरेलल। तो दोनों मिरर आपस में तो होंगे पैरेलल, समानांतर, लेकिन मिरर की जो सरफेस है, जो दर्पण की सतह है, उससे कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं? 45। तो आपस में पैरेलल हैं, M1 M2 आपस में तो क्या है? ये मान लो मिरर M1 है, ये M2 है, तो ये आपस में तो बिल्कुल समांतर खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन जो मिरर की सतह है, ये जो सरफेस है, इससे कितना एंगल बना रखा है इन्होंने? 45 डिग्री का एंगल। अब देखो यहां पे मान लो कि ये आपको जहाज देखना है, तो ये जहाज आपको कब दिखाई देगा? कोई वस्तु हमें कब दिखती है? अगर उस पर लाइट टकराकर मेरी आंख तक पहुंच जाए। तो मान लो कि सूर्य का प्रकाश इस जहाज पर टकराया, टकराने के बाद इस मिरर पर टकराया, तो ये मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो लाइट कहां जाएगी? इस वाले मिरर पे। ये वाला मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो लाइट कहां पहुंचेगी? आपकी आंख में। यानी इस जहाज का फोटो पहले बनेगा इस वाले मिरर में, फिर बनेगा इस वाले मिरर में, ये मिरर आपकी आंख के सीध में है ही, और आप देख लेंगे। तो पेरिस्कोप में क्या किया जाता है? 2 प्लेन मिरर, समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल लगाए जाते हैं, जो कि सरफेस से, सतह से 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये जनरली हम सबमरीन में इसका यूज करते हैं, पानी के बाहर की चीजों को देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि मिरर जो होंगे आपस में तो होंगे पैरेलल, दोनों मिरर जो होंगे, दोनों मिरर आपस में होंगे समांतर, आपस में होंगे पैरेलल, और सरफेस से अगर पूछेगा, सरफेस से 45 डिग्री के कोण पर, सरफेस से 45 डिग्री के कोण पर। तो 2 मिरर होंगे, तो दोनों मिरर आपस में पैरेलल हैं, लेकिन सतह से कितना एंगल बना रखा है उसने? 45 डिग्री का। याद रखना, सीडेस में रखा है क्वेश्चन ये कि पेरिस्कोप में 2 मिरर आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल। अगर कभी पूछ ले कि सतह से कितने एंगल पे होते हैं, तो आप बताएंगे 45 डिग्री के एंगल पर। कैलेडोस्कोप बहुरूप दर्शक में किसका यूज करते हैं? प्लेन मिरर का, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल में कौन सा होता है? ये सिंपल हमारा ये मिरर। अब हमारे पास में प्लेन मिरर से जुड़े हुए हमने लगभग जितने हमें आवश्यकता है जनरल साइंस वाले पेपर में, हमने इसके क्वेश्चन कर लिए कि प्लेन मिरर में अगर किसी को पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। मैं आपको 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर हम रिफ्लेक्शन का एक बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। तो हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो हमने पहले पढ़ा रिफ्लेक्शन के नियम कि आई और आर की वैल्यू होगी सेम। फिर एक हमने पढ़ा कि मिरर घुमाएंगे 5 डिग्री पे, तो नॉर्मल भी घूम जाएगा 5 पर, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी परावर्तित किरण 10 डिग्री पर। एक वो याद रखना है। एक मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण 180 - 2i, या एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला क्या था? 2g। तो एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण ग्लांसिंग एंगल का डबल होता है, या 180 - 2i।
इसके अलावा और हमने क्या क्या पढ़ा चीजें, वो आपको सारी मेरे हिसाब से याद होंगी कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या है, उसकी पावर कितनी है, मैग्निफिकेशन कितनी है, या आज जो क्वेश्चन पढ़े या इसके यूज जो भी हैं सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग पेपर में आ रखे हैं सारे क्वेश्चन, कोई भी हमने फालतू की लाइन नहीं लिखी है कि विज्ञान वाली। जितनी बातें क्लास में बताई वो किसी न किसी एग्जाम में आ रखी हैं या जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकती हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन है ये बताओ फिर हम रिफ्लेक्शन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पाएंगे। चले आगे। अरे बता रहे भैया साहब, बता रहे तूने पिछले क्लास से पढ़कर देखकर सारे के सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, वो जो प्लेन मिरर का पूछा हमने। आगे से आगे मत भागो, जो पढ़ रखा पहले तुमने दूसरे बैच में सब आएगा। देखो अब एक इसमें हमारे पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने पढ़े टेक्निकल क्वेश्चन मिरर के, प्लेन मिरर के। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हमें कोई चीज क्यों दिखती है, आप कहेंगे सर कोई चीज हमें तब दिखेगी जब उस पर लाइट टकराकर उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी, और टकराने के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो अगर लाइट मेरी आंख में पहुंच गई तो वस्तु हमें दिखने लगेगी। तो अगर कोई वस्तु लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर दे, और वो परावर्तित प्रकाश, वो रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंख में घुस जाए, तो मुझे वो वस्तु दिखने लगेगी। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बोतल है, ये मुझे क्यों दिख रही है, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट परावर्तित कर रही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका जो ढक्कन है ये मुझे ग्रीन हरा क्यों दिख रहा है, ये हरा ही क्यों दिखा, ये ढक्कन जो है मुझे ये नीला पीला लाल क्यों नहीं दिख गया, तो आप बोलेंगे सर इसकी वजह यह है कि कोई वस्तु दिखती है तो हमने पढ़ा कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। अब जो लाइट है, जो व्हाइट लाइट होती है, ये 7 रंग का कॉम्बिनेशन है। व्हाइट लाइट जो है इसमें होते हैं 7 कलर। 7 रंग कौन से होते हैं, विब ग्योर। तो अगर सर आपको कोई वस्तु हरे रंग की दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि जब उस वस्तु पर लाइट गिरी, ठीक है, जब उस वस्तु के ऊपर लाइट गिरेगी तो वस्तु क्या करेगी, सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित, बस वो वस्तु केवल ग्रीन को ही रिफ्लेक्ट करे, ग्रीन को ही परावर्तित करे, तो हमारी आंख में कौन सा रंग पहुंचेगा, ग्रीन, तो हमें ग्रीन दिखेगी। तो अगर कोई वस्तु मुझे ग्रीन हरी दिख रही है, इसका मतलब है कि वो केवल हरे को ही रिफ्लेक्ट करती है, हरे को ही परावर्तित करती है। लाल दिख रही है तो केवल लाल को रिफ्लेक्ट करती है, और नीली दिख रही है तो नीले को रिफ्लेक्ट करेगी। भाई जो कलर वस्तु ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिस रंग को वस्तु पी गई, वो तो मेरी आंख तक पहुंचा ही नहीं। तो वस्तु जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगी वो आपको कभी नहीं दिखेगा। जो कलर रिफ्लेक्ट करेगी, जो रंग परावर्तित करेगी, वही तो रंग आंख में घुस सकता है, उस रंग की दिखेगी। जैसे राजस्थान में क्वेश्चन आया था कि कोई वस्तु हरे रंग की क्यों दिख रही है, तो उसने पहले ऑप्शन लिख दिया क्योंकि वस्तु हरे को एब्जॉर्ब करती है। बच्चे भावुक हो गए जो पढ़ के नहीं गए, उन्हें क्या लगा, अच्छा ये वस्तु हरे को एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, हरा तो इसके अंदर थोक के भाव में भरा पड़ा है इसलिए हरी दिख रही है। अरे भैया जो कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया वो तो हमारी आंख तक पहुंच ही नहीं सकता, तो उस रंग की तो दिखेगी नहीं। डी ऑप्शन था वहां पे, वस्तु ग्रीन दिख रही है क्योंकि ग्रीन को ही रिफ्लेक्ट परावर्तित करती है इसलिए दिख रही है। अगर वो कह देता कि लाल क्यों दिख रही है, तो लाल को रिफ्लेक्ट करेगी तो इसलिए दिखेगी। नीली वाली के लिए नीला रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पूछे कि कोई वस्तु व्हाइट कब दिखती है, सफेद, आप बोलेंगे कोई वस्तु व्हाइट तब दिखेगी अगर वो सारे के सारे कलर ही रिफ्लेक्ट करे। अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट कर दे तो सारे कलर आपकी आंख में घुस जाएंगे, और सबका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, इन 7 कलर का व्हाइट होता है। तो व्हाइट दिखने के लिए वस्तु सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और काली कब दिखेगी, अगर वस्तु सारे के सारे कलर ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, कोई रंग आपकी आंख तक पहुंचे ही ना, आंखें बंद कर लो, जब कुछ नहीं दिखता तो इस अंधेरे को हम क्या बोल देते हैं, काला। तो कोई वस्तु काली तब दिखेगी जब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, व्हाइट के लिए सारा कुछ रिफ्लेक्ट कर देगी, नीले के लिए केवल नीला रिफ्लेक्ट करे, लाल दिखने के लिए केवल लाल रिफ्लेक्ट करे। तो यहाँ पे हम 2-3 बातें लिखते हैं, फिर बढ़िया क्वेश्चन पाएंगे जो एक बच्चा पूछ रहा था अभी, लिखेंगे यहाँ पे हम। एनी ऑब्जेक्ट appears any object appears of the same color, any object appears of the same color which is
विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। कोई भी वस्तु ठीक उस रंग की दिखाई देती है, कोई भी वस्तु ठीक उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु ठीक उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑफ द सेम कलर विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। फॉर एग्जाम्पल, चलो रेड ही लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट is due to it reflects red color only। हिंदी में लिखेंगे, कोई वस्तु लाल रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु लाल रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल लाल रंग को ही परावर्तित करती है, क्योंकि वह केवल लाल रंग को ही परावर्तित करती है। रेड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर ओनली। कोई वस्तु लाल रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल लाल रंग को ही परावर्तित करती है। सर हम व्हाइट यूज करेंगे, व्हाइट लिखेंगे ना तो इससे थोड़ा अच्छा सा लगेगा। लिखेंगे व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। फिर लिखेंगे ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स। हिंदी में लिखेंगे कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। यानी काले के लिए सारे कलर एब्जॉर्ब होने चाहिए, व्हाइट कलर के लिए, सफेद रंग के लिए सारे के सारे रिफ्लेक्ट परावर्तित होने चाहिए, केवल लाल के लिए लाल रिफ्लेक्ट और नीले के लिए नीला रिफ्लेक्ट। अब टीचर ये मान के चलता है पेपर में कि बच्चों को ये बात यहां तक की पहले से पता है, वो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता। वो मैंने कहा कि एक आध बार पेपर में आ रखा है, जैसे राजस्थान में आ गया कि वस्तु हरी क्यों दिख रही है, क्योंकि हरे को रिफ्लेक्ट कर रही है। व्हाइट का भी आ रखा है कि सारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए, काले का भी आ रखा है कि सारे एब्जॉर्ब। लेकिन ज्यादातर वो मानता है कि आपको पता है, तो इसलिए इनमें कभी कदा क्वेश्चन आ जाता है। अब इससे क्वेश्चन आता है मेन क्या, अब उस बात है हम कि इस कॉन्सेप्ट को टीचर ध्यान में रखते हुए आपसे क्या पूछेगा। ये बच्चे मान लो कि एक रूम है, एक कमरा है, और इस कमरे के अंदर मैं एक गुलाब लेके आया। ठीक, अपना गुलाब ऐसे ही होता है, एक मान लो गुलाब है, और इस कमरे के अंदर बेटा है व्हाइट लाइट, मान लो सन की लाइट है या बल्ब की लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट में कितने रंग होते हैं, आप कहेंगे सर 7 रंग। कौन कौन से, विब ग्योर। यानी इस कमरे के अंदर व्हाइट लाइट का मतलब यह है कि इस गुलाब के ऊपर ही 7 रंग गिर रहे होंगे। तो ये गुलाब क्या कर रहा है बेटा, सारे के सारे कलर अपने अंदर कर रहा है एब्जॉर्ब। ये केवल रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये केवल रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड को, तो रेड आपकी आंख में घुसेगा तो ये गुलाब आपको दिख रहा है रेड। यानी एक गुलाब ऐसा है कि जब मैं उसे व्हाइट लाइट में लेके जाता हूं, हिंदी में रिपीट कर दें पिछले वाला, हिंदी में ये था, कोई वस्तु ठीक उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। पहला एग्जाम्पल लिखा, कोई वस्तु लाल रंग की इसलिए दिखती है क्योंकि वो केवल लाल को ही परावर्तित करती है। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखती है क्योंकि वह सारे रंग परावर्तित कर देती है। कोई वस्तु काली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो काले के लिए सारे रंग अवशोषित, यहाँ सारे परावर्तित, यहाँ पे लाल दिखी तो केवल लाल ही परावर्तित किया। बाद में लिख लेना ऐसे
जब क्लास खत्म हो जाएगी ना रोक कर। देखो अब मेरे पास बेटा एक गुलाब था, इस गुलाब को मैं व्हाइट लाइट में लेके आया, ये मुझे रेड दिखा, यानी यार व्हाइट लाइट में तो 7 रंग है, ये गुलाब लाल दिख रहा है, यानी कि गुलाब केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसकी जो औकात है वो केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की है। लाल के अलावा जो भी कलर मिलेंगे, हरा नीला पीला जो भी मिला, उन सबको तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब सेम यही रोज, सेम यही गुलाब मैं दूसरे रूम में लेके गया, और इस रूम के अंदर इस बार केवल है ब्लू लाइट, तो सेम यही गुलाब है और इस बार यहां पे ब्लू लाइट है, ब्लू कलर की। तो आपको ये बताना है कि जो गुलाब आपको व्हाइट लाइट में रेड दिख रहा था, ये गुलाब आपको ब्लू लाइट में नीले प्रकाश में कैसा दिखाई देगा। ये गुलाब आपको नीले प्रकाश में कैसा दिखेगा। सोच के आंसर बताएंगे सब बच्चे। बताओ। प्रशांत का हो गया गलत, शुरुआत गलत हुई इस बार तो भाई है। इतना बढ़िया आज आप रेस्पॉन्स कर रहे थे, मैंने क्लास देखो बढ़ा दी आज आपकी। डेली हम पढ़ रहे थे 1 घंटा 5-10 मिनट तक कि चलो डेली क्लास है, सोचेगा थोड़ा टाइम खींचते हैं। बढ़िया रेस्पॉन्स दे रहे हो, बढ़िया आंसर आ रहे थे आज आपके पूरी क्लास के। देखो अगर कोई गुलाब, अगर कोई रोज व्हाइट लाइट में आपने देखा, आपको रेड दिखा, तो इसका मतलब क्या है कि वो बाकी कलर का क्यों नहीं दिखा, क्योंकि बाकी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, बाकी को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो ये बाकी को अपने अंदर कर रहा है एब्जॉर्ब, केवल रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब बेटा आपने इस गुलाब को नीले प्रकाश में रख दिया, नीले में, तो नीले को तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता, इसकी औकात तो केवल लाल को रिफ्लेक्ट करने की है। ये मुझे पता कैसे चला कि इसकी औकात केवल लाल को रिफ्लेक्ट करने की है, क्योंकि व्हाइट लाइट में तो सारे कलर थे, ये लाल दिख रहा है, यानी ये केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट कर सकता, लाल के अलावा किसी और को नहीं कर सकता। आपने से रख दिया नीले में, तो नीले को थोड़े ना कर सकता ये, तो नीले को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये नीले को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई कलर आपकी आंख तक पहुंचा नहीं, तो आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि आपको दिखेगा ही नहीं, गायब, यानी कि आप इसे काला भी कह सकते हैं। यानी कैसे दिखाई देगा, ब्लैक, काला। तो अगर कोई गुलाब, देखो कोई भी गुलाब अगर व्हाइट लाइट में जैसा आपको दिख रहा है, व्हाइट से कंपेयर करना है, व्हाइट लाइट में अगर कोई गुलाब अगर आपको लाल रंग का दिख रहा है, तो व्हाइट लाइट में तो सारे कलर थे, वो रेड दिखाई नहीं कि केवल रेड को ही रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अलावा और बाकी कलर कर लेगा एब्जॉर्ब। तो कोई गुलाब व्हाइट लाइट में जैसा दिख रहा है, अगर आपने उसे किसी और कलर में रख दिया तो ब्लैक होगा। रणवीर, धर्मेंद्र, सबका ठीक है ये ब्लैक। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, पेंट से कंपेयर कर लेते हैं कि लाल रंग का पेंट मिलाया और नीला पेंट मिलाया तो क्या मिश्रण बनेगा। भैया लाल दिखने का मतलब है कि केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पेंट थ्योरी नहीं लगानी, लाइट का रिफ्लेक्शन की थ्योरी लगानी है, क्योंकि यहाँ लाइट की बात हो रही है, पेंट की बात नहीं हो रही। तो गुलाब लाल रंग को रिफ्लेक्ट करता है, रख दिया नीले में, नीले को तो करता ही नहीं, नीले को कर लेगा एब्जॉर्ब, तो दिखेगा ही नहीं, तो यानी कि काला। ऐसे ही लाल दिखने वाला गुलाब हरे प्रकाश में रखेंगे तो हरे को तो रिफ्लेक्ट कर नहीं सकता वो, तो क्या दिखेगा, काला। या हरी चीज नीले प्रकाश में काली, नीली लाल में काली, नीली हरे में काली। तो जिस रंग का ऑब्जेक्ट आपको व्हाइट लाइट में दिख रहा है, अगर उससे अलग कलर में रख दिया तो काला दिखेगा। हाँ, जो गुलाब व्हाइट लाइट में रेड दिख रहा है, उस गुलाब को अगर आप रेड लाइट में ही रख देंगे तो रेड दिखेगा। भाई ये व्हाइट लाइट में रेड क्यों है, क्योंकि रेड को रिफ्लेक्ट करता है। आपने से रेड में रख दिया तो रेड को तो कर ही सकता है ये, तो लाल गुलाब लाल प्रकाश में लाल ही दिखेगा। नीली वस्तु जो व्हाइट लाइट में नीली है, उसे नीले प्रकाश में रखेंगे नीली दिखेगी। व्हाइट लाइट में हरी दिखने वस्तु हरे वाले प्रकाश में हरी दिखेगी। लेकिन अगर रंग चेंज कर दिया कि व्हाइट लाइट में तो हरिया रख दिया, नीले में तो काली, व्हाइट लाइट में नीलिया रख दिया, लाल में तो काली, तो क्वेश्चन आता है कि लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में या नीले प्रकाश में कैसा दिखता है, काला। या नीले कांच की प्लेट लाल प्रकाश में कैसे दिखाई देगी, काली। तो यहां पे लिखेंगे हम रेड रोज will appear, red rose will appear black, red rose will appear black in ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं आप। हिंदी में लिखेंगे लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में, लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा।
ठीक है, तो साहब भाई मिल गया आपको क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा पूछ रहा था ये। आपको समझ में आया कि यहाँ पे पेंट थ्योरी नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पेंट मिक्स नहीं कर रहे। लाल दिखने के लिए वस्तु लाल को रिफ्लेक्ट करती है, रख दिया नीले में, नीले को नहीं कर सकती तो काली हो गई। हरी वाली वस्तु व्हाइट लाइट में 7 रंग थे, लेकिन उसने हरी दिखी, यानी हरे को ही रिफ्लेक्ट कर सकती है, रख दिया नीले में तो काली दिखेगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम इसमें मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब कर ही देंगे क्या, अब तो कर देंगे हम कल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया कि लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई, आई इज इक्वल टू आर। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर हम पढ़ेंगे रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, नेचर ऑफ लाइट। ये करने के बाद फिर हम आएंगे कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पे। फिर हम लेंस और मिरर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम मिरर पढ़ने के लिए हमें रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, हमने पढ़ लिया, और साथ में प्लेन मिरर हमने समाप्त भी कर लिया। लेंस पढ़ने के लिए रिफ्रैक्शन अपवर्तन आना चाहिए, तो पहले हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कर लेते हैं, फिर हम लेंस और मिरर पे आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्लास में। कलर थ्योरी करा देंगे लास्ट में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, एवरीवन, बाय, थैंक यू।